नहीं अच्छा करेंगे। उसका रीजन ये है कि बाद में फॉर बहुत लोगों को दिक्कत होगी, रिकॉर्डिंग के तो इशू बने ही रहेंगे। बस देखते हैं। हाँ, नहीं यार, हम इस पे बहुत बिलीव करते नहीं है। उसका रीजन ये है ना कि मेरा अपना ये मानना है कि रिकॉर्डिंग एक अल्टरनेटिव हो सकता है, रूल नहीं। बिजनेस चलाना एक अलग की चीज है। बिजनेस करने के लिए एक अलग बात है। अगर यही रिकॉर्डिंग ही, जैसे मान लीजिए कि मैं खुद कुछ ना पढ़ूं, मेरे में कोई डेवलपमेंट ना हो, और एक बार मैंने कर लिया उसी की सारी जिंदगी खाते रहेंगे, तो ठीक थोड़ा है। इंटरेस्ट ही मर जाएगा, आपका भी और मेरा मेरा भी। जब तक ताकत रहे आप क्लासेस लें। मजबूरी है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग आप इतने अच्छे हैं कि लोग आपकी रिकॉर्डिंग मांगते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर टीचिंग का जो प्रोफेशन है, एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है, डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है, इसमें आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। बहुत मेहनत है। चलिए, तो सीपीसी में हम लोग शुरू करेंगे। सीपीसी में देखिए, मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिक्री कर रहा था साहब। वही राखी मैडम ने यार ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा था मुझसे कि ज्वाइन करेंगी और वो 8 बजे तक रहेंगी, तो उनको कुछ काम है, ज्वाइन क्यों नहीं किया इन्होंने। खैर, थोड़ी जाने दियो। अ, हाँ, डिक्री के बारे में मैं बात कर रहा था आपके साथ। तो मैंने डिक्री के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आपको बताए थे, और उसमें से मैंने आपको बताया देयर मस्ट बी ए सूट। जहां तक बताया होगा बताइएगा। देयर मस्ट बी ए सूट। तो हमने सूट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। सूट के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो हमने कहा सूट्स आर प्रेजेंटेड ओनली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। सूट जो होता है वो आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट ही हो सकता है। उसके लिए हमने सेक्शन 26 देखा, ऑर्डर 4 देख लिया। फिर आपने प्लेट के बारे में देखा, तो आपने ऑर्डर 7 देखा, रूल 1 देखा। उसके साथ अपेंडिक्स भी देख ली, कि जिसमें वेरियस टाइप्स के प्लेट कैसे लिखे जाएंगे, क्या क्या लिखे जाएंगे। ऑर्डर 7 के रूल 1 में लिखा हुआ है, बाद में उसको देखेंगे सब कुछ कि प्लेट में क्या क्या एसेंशियल होते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि साहब, सूट में कभी कभी सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, they are providing that application under those very statutes, they shall be treated as a suit। तो आपने कहा दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी सूट, तो आपने स्टैट्यूटरी सूट के बारे में पढ़ लिया। देन अगेन यू फाउंड दैट यस, स्टैट्यूटरी सूट के बाद आपने देखा कि आखिरकार सूट कहां पर होना चाहिए, तो आपने कहा सूट कोर्ट में होना चाहिए, और कोर्ट में एडजुडिकेशन होना चाहिए। तो आपने कहा व्हाट डज इट मीन बाय दिस एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मैंने कहा कि इट इज अ जुडिशियल डिसीजन, इसमें जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। एंड देयर मस्ट बी फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टीज। ये सब बातें हो गई थी। तो फेयर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टीज होने चाहिए, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, तो इससे आपने कहा एडजुडिकेशन हुआ। फिर आपने कहा कि एडजुडिकेशन मस्ट बी बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट के बारे में जब आपने कहा, तो साहब आपने कहा कोर्ट मींस व्हाट, इट मस्ट नॉट बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कोर्ट का मतलब होता है जुडिशियल, जुडिशरी जो कोर्ट हैं, जज हैं, उनकी बात होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज तो अलग हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अलग होती हैं। ट्रिब्यूनल्स वो कोर्ट नहीं है एक्चुअली में, even though their judgment are sometimes called as a decree, but they are not the decree in the sense of CPC। वो CPC के सेंस में डिक्री नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने कहा कि कोर्ट तो हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो फिर कोर्ट के बाद फिर मैंने अगला पॉइंट आपके साथ डिस्कशन किया था राइट्स। तो वो राइट्स कौन कौन से डिटरमाइन किए जाएंगे। अच्छा, कोर्ट तक ही कराया था। तो फिर अब आप आगे लिखिए राइट्स, अगली रीडिंग डालिए। राइट्स, राइट का मतलब क्या हो गया। राइट का मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन 2 में लिखा हुआ है, राइट का मतलब होता है सब्सटेंटिव राइट। राइट मींस व्हाट, राइट मींस समझिए, राइट मींस सब्सटेंटिव राइट। राइट मींस व्हाट, राइट मींस सब्सटेंटिव राइट। राइट मींस सब्सटेंटिव राइट। राइट का मतलब क्या हो गया, सब्सटेंटिव राइट। राइट है ना,
राइट का मतलब क्या हो गया? सब्सटेंटिव राइट। ये सब्सटेंटिव राइट का मतलब क्या होता है भाई? सब्सटेंटिव राइट मींस इट इज नॉट अ मियर प्रोसीजरल राइट। सब्सटेंटिव राइट की एग्जांपल्स हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। सब्सटेंटिव राइट के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए लिमिटेशन, फ्रेमिंग ऑफ सूट, इसको लिखिए ऑर्डर देना, ये सब क्या है? ये सब्सटेंटिव राइट डिफाइन करता है। फ्रेमिंग ऑफ सूट, jurisdiction, jurisdiction of the court, accounts, etc. ये सारी चीजें क्या हो गई? ये आपने कहा कि साहब ये है, ये सब्सटेंटिव राइट को डिफाइन करते हैं। These rights does not include the mere procedural right। अगर सिर्फ प्रोसीजरल राइट होगा तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मियर प्रोसीजरल राइट का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मियर प्रोसीजरल राइट, अब प्रोसीजरल राइट क्या होते हैं? प्रोसीजरल राइट का मतलब, जैसे अब आप ले लीजिए प्रोसीजरल राइट का डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डीडी, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डिसमिसल ड्यू टू डिफॉल्ट, मियर राइट टू सू, मियर राइट टू सू, ये सब प्रोसीजरल राइट्स हैं। मियर राइट टू सू, सिर्फ और सिर्फ सूट फाइल करने का राइट, मियर राइट टू सू, है ना? ये सारी चीजें हो गई। चलिए सॉरी, तो राइट्स आप समझ गए। उसके बाद अगली हेडिंग डालिए पार्टीज। डिक्री में फिर पार्टीज कौन होंगी? पार्टीज का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन बाय पार्टीज? तो पार्टीज का मतलब होता है, पार्टीज का मतलब होता है पार्टीज टू द सूट। पार्टीज का मतलब व्हाट? पार्टीज टू सूट, जो सूट की पार्टी है। इसमें लिखिए ऑल पर्सन्स हुज नेम्स आर मेंशन्ड एज पार्टीज इन द रिकॉर्ड ऑफ सूट, दे आर पार्टीज टू सूट। ऑल पर्सन्स हुज नेम्स, all persons whose names, all persons whose names, framing of suit। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही थी यार, गलती हुई थी मुझसे, रुकिए। अच्छा, अब शेयर हो जाएगी। तब तो आप लोगों ने का ज्यादा छूट गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बताइए, इतना मैंने लिखा किसी काम का नाम? यही होता है फ्रेमिंग ऑफ सूट। चलिए लिखिए फिर से। सब्सटेंटिव राइट की बात मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सब्सटेंटिव राइट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इन सब चीजों को ना आप देख के चलिए, क्योंकि अभी मेरी उतनी आदत है नहीं इस तरीके से पढ़ाने वढ़ाने की, फिर भी कोशिश होती रहती है, तो देखी जाएगी। सब्सटेंटिव राइट में देखिए लिमिटेशन, फ्रेमिंग ऑफ सूट, ज्यूरिसडिक्शन, अकाउंट्स, एटसेट्रा। यहां तक हो जाएगा। इट डज नॉट विद डील विद द प्रोसीजरल राइट। प्रोसीजरल राइट क्या होंगे, उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे डिसमिसल ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज, डीडी, डिसमिसल ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज, डीडी जिसको कहते हो तुम। मियर राइट टू सू, मियर राइट टू सू। चलिए अगली हेडिंग डालिए पार्टीज टू द सूट। पार्टीज, डिक्री में होना चाहिए ना, डिक्री बिटवीन पार्टीज, तो पार्टीज कौन होंगी? पार्टीज में लिखिए, पार्टीज में पार्टीज टू सूट, पार्टीज मींस पार्टीज टू सूट। कौन होता है डिक्री में पार्टीज? वही जो सूट में पार्टी होंगी। लिखिए ऑल persons, all persons whose names, whose names, all persons whose names, all persons whose names are mentioned, all persons whose names are mentioned as parties, as parties, as parties
in the record of suit, in the record of suit are called parties to suit, are called parties to suit. क्लियर हो गया ना? अच्छा, एक जानते हैं क्या होता है, अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊं, इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट में कोई प्लेंटिफ नहीं होता है, दो डिफेंडेंट्स के बीच में ही सूट चलता है, दो डिफेंडेंट्स के बीच में ही सूट चलता है। तो इंटरप्लीडर सूट में दोनों डिफेंडेंट ही पार्टीज हो जाते हैं, प्लेंटिफ की जरूरत नहीं है। बाद में देखेंगे इंटरप्लीडर सूट को। तो यहां तक तो हो गया। अच्छा, अगला लिखिए, मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। ये सब एसेंशियल एलिमेंट ही चल रहे हैं डिग्री के। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, तुम लोग बेयर एक्ट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जितना जितना मैं बता रहा हूँ सबको अंडरलाइन करते जाना अपने बेयर एक्ट में, और कल मैं बता चुका हूँ ये सब। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, मैटर्स इन कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब क्या है? कौन सी कंट्रोवर्सी का मैटर? इसका मतलब है, इट मींस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को लेकर के डिस्प्यूट है, मुझे दिख नहीं रहा है कि आप लोगों के पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे और शिवम के बीच में पेन को लेकर के डिस्प्यूट है, शिवम कहती है पेन उनकी है, मैं कहता हूं मेरी है। नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज व्हाट? दिस मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट पेन। और यही क्या होगा? यही कहा जाएगा मैटर इन कंट्रोवर्सी। यही मैटर कंट्रोवर्सी में है कि पेन किसकी है। मैटर इन कंट्रोवर्सी मींस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। ठीक, मैटर ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी मींस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, लिखा। इन रेफरेंस टू विच, इन रेफरेंस टू विच सम रिलीफ इज सॉट, जिसके संबंध में कुछ रिलीफ मांगी गई है। इन रेफरेंस ऑफ विच सम रिलीफ आर सॉट, SOUGST, सम रिलीफ आर सॉट। यहां तक तो हो गया मैटर इन कंट्रोवर्सी। अब आइए हम लोग लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिक्री में, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। मैटर इन कंट्रोवर्सी का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अंडरलाइन करिए कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का, और ध्यान रखिएगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। डिक्री का मतलब ही होता है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर। इफ देयर इज नो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, देयर कैन नॉट बी एनी डिक्री। अगर तुमने कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं लिखा तो डिक्री लिखने का कोई फायदा नहीं। डिक्री itself implies there is a conclusive determination of the matter. Now what is conclusive determination? Conclusive determination means final determination, ultimate determination। उसके बाद फिर उस पर कुछ नहीं बचेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है, ये डिफरेंट होता है किससे? ऑर्डर्स से। कैसे ऑर्डर से? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर से। इंटरलोक्यूटरी जो ऑर्डर्स होते हैं वो इन बिटवीन द पार्टीज दिए जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास बेयर एक्ट है, तो तुम जरा जल्दी से ऑर्डर 39 रूल 2 जरा देखो, और रूल 7 भी देख लेना। ऑर्डर 39, रूल 2 एंड रूल 7 जरा जल्दी से देखो तो। ऑर्डर 39, रूल 2 एंड रूल 7। ऑर्डर 39, रूल 2, रूल 7 जरा देखिए तो। देखिए लिखा होगा, ये दोनों ऑर्डर्स बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मैंने आपको बताया था ना, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, इंजंक्शन, ये किस बात के लिए है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। कल ही एग्जांपल दिया था ना आपको, कल नहीं परसों, कि ये पेन है, इसको लेकर डिस्प्यूट है मेरे और शिवम के बीच में। डिस्प्यूट तो बाद में डिसाइड होगा, साल हो सकता है, 2 साल हो जाएगा, बट इन मीन टाइम आई वांट टू टेक अवे द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। आई एम गोइंग टू रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट।
मैं प्रॉपर्टी लेकर भाग जाऊंगा इस जुरिडिक्शन से दूर, और आई मे कंज्यूम द प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, समझे, और उसको लेकर के मेरे और अभी के बीच में इश्यूज हैं। अभी का कहना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनकी है, मेरा कहना है मेरी है, पोजीशन मेरा है। अभी हम लोग केस में कोर्ट में गए ही हैं, केस चल रहा है, अभी ने केस फाइल कर दिया मेरे अगेंस्ट, और तब तक मैं क्या करता हूँ, वो सारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शिवम को बेच देता हूँ। अब अभी के लिए जो मेरे अगेंस्ट रेमेडी है वो मुश्किल होती जाएगी। तो ऐसे में कोर्ट क्या कहेगी? अगर अभी पहुंच गए कोर्ट में, उन्होंने कहा साहब किसका है वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट नाउ बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ डिफेंडेंट, व्हाट इज हैपनिंग दैट द एंटायर सब्जेक्ट मैटर इज एट द रिस्क, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे तो आप क्या हमको डिग्री क्या दिलवाएंगे, रिलीफ क्या दिलाएंगे? तो कोर्ट क्या करेगी, एक टेम्परेरी ऑर्डर इशू कर देगी, कहेगी जब तक हम फर्दर डिसाइड नहीं करते हैं कोई भी उस प्रॉपर्टी को टच नहीं करेगा, कोई बेचेगा नहीं। ये सब क्या है, ये टेम्परेरी ऑर्डर्स हैं, ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, ये टेम्परेरी इंजंक्शन होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। In this regard, one more important order is, if you just look at order 41, ऑर्डर 41 में अपील किस रिलेटेड है, अपीलेट कोर्ट से। ऑर्डर 41 का रूल 23, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। ऑर्डर 41 रूल 23, ऑर्डर 41 रूल 23 क्या है? ऑर्डर 41 रूल 23 में कुछ नहीं है, वो रिमांड के बारे में बात करता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ। जनरली व्हाट हैपेंस कि कभी कभी किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट पर, किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट समझते हो? प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु। मतलब जैसे कोर्ट में गए तो पहला प्रिलिमिनरी पॉइंट तो यही होता है कि जुरिस्डिक्शन भी है कि नहीं कोर्ट का, सबसे पहले तो कोर्ट यही देखेगी। मान लीजिए दाऊद मेरे अगेंस्ट किसी कोर्ट में गए सिविल सूट फाइल करने के लिए, मैंने कहा माय लॉर्ड दाऊद ने ठीक से क्लासेस नहीं की हैं सीपीसी, उन्हें ये पता ही नहीं है कि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज नॉट सिचुएटेड इन योर जुरिस्डिक्शन, सो यू हैव नो जुरिस्डिक्शन एट ऑल, ये तो दूसरे का जुरिस्डिक्शन है, आप यहाँ क्यों सूट लेके चले आए हैं? कोर्ट ने कहा अच्छा। कोर्ट दाऊद से कहे कि भाई जाओ किसी दूसरी कोर्ट में जाओ, हो सकता है ना जुरिस्डिक्शन को लेकर के क्वेश्चन उठ जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? या दाऊद लेके कोर्ट में गए, मैंने कहा नहीं साहब ये तो ऐसा है ना कि ये तो रेस जुडिकेटा से बार्ड है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है, आप ही की कोर्ट का है, जबरदस्ती दाऊद परेशान कर रहे हैं मुझे। तो रेस जुडिकेटा क्या है? ये प्रिलिमिनरी पॉइंट है, पहले ये सब डिसाइड होंगे उसके बाद फर्दर आगे बात होगी। जुरिस्डिक्शन है कि नहीं पहले ये डिसाइड करना होगा, सब्जेक्ट मैटर पर क्या डिसाइड होगा वो तो बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट एवरीथिंग? तो ये प्रिलिमिनरी पॉइंट्स पर कभी कभी डिसीजन हो जाते हैं। अब उन प्रिलिमिनरी पॉइंट्स पे मान लीजिए मेरे फेवर में डिसीजन आ गया, दाऊद इससे बहुत नाराज है, ही सेज कि ये तो बहुत गलत हुआ, द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट इज erroneous, and in order to assail that judgment he is approaching before the superior court। मेरे जो फेवर में ऑर्डर हुआ उसके विरोध में कहा गया, दाऊद सुपीरियर कोर्ट में चलेगा, अपीलेट कोर्ट में चलेगा। नाउ अपीलेट कोर्ट इज हैविंग टू ऑप्शंस, either the appellate court can decide the entire matter, or sometimes or often the appellate court does not go into the merits of the cases, it simply decides on that preliminary point, it simply decides on that very preliminary point, उसी preliminary point पर डिसाइड कर देगी, और उस प्रिलिमिनरी पॉइंट पर डिसाइड करने के बाद द कोर्ट में रिमांड द मैटर, रिमांड का मतलब होता है टू सेंड बैक अगेन, द कोर्ट में रिमांड द मैटर अगेन टू द सेम कोर्ट। जैसे दाऊद के कहने पर जब
अपीलेट कोर्ट देखेगी तो कहेगी कि यार ज्यूरिसडिक्शन तो उसी कोर्ट का था, मना क्यों कर दिया इसने। या कोर्ट कह सकती है कि नहीं नहीं, ये जो है ये रेस जुडिकेटा से पार्ट तो नहीं है, ये प्रिलिमिनरी पॉइंट पर लोअर कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और कहा कि दोबारा से जाओ और अब हम बता रहे हैं कि रेस जुडिकेटा से बार्ड नहीं है, और जाके दोबारा से वो पूरा केस सुनेंगे, अब मेरिट पर डिसीजन। तो ये जो ऑर्डर 41 रूल 23 है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंटरलोकुटरी ऑर्डर। फाइनल डिटर्मिनेशन हुआ है क्या, पेन किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है, इस पर कुछ तय हो पाया क्या, नहीं हो पाया ना। अभी तो सिर्फ एक ही पॉइंट चल ही रहा था कि जुरिस्डिक्शन है भी कि नहीं, इसी पॉइंट पर डिस्कशन चल रहा था। फाइनली अगर सब कुछ डिसाइड कर देती अपीलेट कोर्ट तो बात खत्म हो जाती, या ट्रायल कोर्ट पूरी तरह सब कुछ डिसाइड कर देती, नहीं पहले ही पॉइंट पर ही तो सारा कुछ प्रिलिमिनरी पॉइंट पर ही डिसाइड हो रहा है ना। नहीं समझे क्या तुम लोग, बताओ, ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या ये ऑर्डर 41 रूल 23। नहीं, मेरिट पर बात कहां हुई, मेरिट पर बात कहां हुई ताऊ। मेरिट का मतलब क्या है, जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में एक्चुअल पॉइंट क्या है, एक्चुअल पॉइंट ये है कि वो जमीन किसकी है, हुज प्लॉट इज दैट। नहीं जी, चलो अब तुम कह रहे हो तो मैं पढ़ ही देता हूँ, बेरेक्ट मेरे पास भी है। आइए, मैं आपसे कह रहा हूं ऑर्डर 41 रूल 23। आइए, चलिए भाई, ऑर्डर 41 रूल 23 सबका ओपन है, आइए देख लेते हैं। जब कह दिया आपने तो देखेंगे हम लोग। ऑर्डर 41 पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर 41 कहता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, इसी का रूल नंबर 23 में आ जाओ जरा, देखो क्या कहता है। कहता है रिमांड ऑफ केस बाय अपीलेट कोर्ट, देखो कहता है वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज decree an appeal is preferred has disposed of the suit upon the preliminary point, लोअर कोर्ट ने प्रिलिमिनरी पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ किया है। आगे देखो, एंड द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील, लेकिन वो बाद में डिक्री रिवर्स कर दी गई अपील में। अब तो क्लियर हो रहा है ना। आगे देखो, द अपीलेट कोर्ट में, देखो डिस्क्रिशन है अपीलेट कोर्ट का, में if it thinks fit by order remand the case and may further direct that issue or issues shall be tried in the case so remanded। देखो यही है प्रिलिमिनरी डिक्री, सॉरी यही है क्या, ये डिक्री नहीं हुआ इसका मतलब क्या, क्योंकि इश्यूज फ्रेम की और कहा कि डिसाइड कौन करेगा, लोअर कोर्ट डिसाइड करेगी। आगे देखो, and shall send a copy of its judgment and order to the court from whose decree the appeal is preferred, which direction to readmit the suit under the original number in the register of the civil suits and proceed to determine the suit and the evidence, if any, recorded during the original trial, shall subject all just exceptions by be evidence during the ट्रायल आफ्टर रिमांड। तो क्या दिक्कत है भाई, कहां मेरिट की बात कर रही है, बताओ इसमें कहां लिखा है दाऊद, मेरिट कहां लिखा हुआ है। ये तो कह रहा है कि प्रिलिमिनरी पॉइंट पर डिसाइड किया और भेज दिया किसको, लोअर कोर्ट को, कि भाई अब तुम मेरिट पर डिसाइड करो। तो मेरा ये कहना है कि डिसाइड अल्टीमेटली तो जब लोअर कोर्ट दोबारा करेगी तब मेरिट पर करेगी ना, तो डिसाइड हमारे और तुम्हारे बीच तो लोअर कोर्ट करेगी। अभी किसी मैटर पर कहां डिसाइड हुआ कुछ, जमीन किसकी ये बात कहां तय हुई, नहीं समझे क्या तुम लोग। ज्यादा मुश्किल एग्जांपल मैंने लगता है ले लिया है। मेरा ये कहना है कि पहली बार जिस पॉइंट पर गए थे वो तो प्रिलिमिनरी पॉइंट था ना, वो तो प्रिलिमिनरी पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु। जैसे कोर्ट के सामने ये सिर्फ ये इस बात के लिए गए थे कि साहब, जैसे कोर्ट में तुम गए और हम भी गए, तुमने कहा कि साहब जमीन हमारी है, हम कह रहे हैं जमीन हमारी है, लेकिन जब कोर्ट में पहुंचे तुमने कहा साहब रुकिए, जमीन पर बात तय होगी, वो तो तब आप तय करेंगे ना जब आपको पावर होगी, आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, दाऊद गलत कोर्ट में आए हैं।
कोर्ट ने देखा, लोअर कोर्ट ने, उसे लगा कि हाँ ये बात सही कह रहा रोहित, तो कोर्ट कहेगी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, दाऊद तुम इस कोर्ट में नहीं आ सकते हो, जाओ किसी दूसरी कोर्ट में जहां जुरिस्डिक्शन। अब तुम इस बात से अग्रीड हो गए हो, तुम पहुंच गए अपीलेट कोर्ट में, तुमने अपील कर दी, तुमने कहा साहब वो तो बताइए, उन्हीं का जुरिस्डिक्शन था और हमको मना कर दिया उन्होंने। अपीलेट कोर्ट क्या करेगी? अपीलेट कोर्ट के पास पूरा पावर है, वो चाहे तो पूरा सूट ही डिसाइड कर दे तुम्हारा। अगर डिसाइड कर देगी तब वो डिक्री बन जाएगी, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर रही, बल्कि ऑर्डर रूल 23 में क्या करेगी कि उस प्रिलिमिनरी पॉइंट पर वो तुम्हारे फेवर में डिसाइड कर देगी, कहेगी नहीं नहीं उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सही था, डाउट सही हो तुम। ऐसा है कि हम लिख दे रहे हैं कि कोर्ट सुनो, लोअर कोर्ट यू आर एट फॉल्ट, यू हैव द जुरिस्डिक्शन एंड वी आर डायरेक्टिंग दैट यू शुड डिसाइड द मैटर ऑन मेरिट, और कह के भेज देगी। तो जब ये ऑर्डर 41 रूल 23 था, इसमें तुम्हें मिली प्रॉपर्टी कि हमें मिली? बताओ, किसी को मिली? अभी तो दोबारा से मैटर जा रहा है ना कोर्ट में, प्रॉपर्टी मिली क्या तुमको? बोलो, या हमको मिली? नहीं मिली ना। अभी तो मैटर दोबारा से जा रहा है कोर्ट में, और अब कोर्ट क्या करेगी? डिसाइड करेगी ऑन मेरिट। तो वो डिक्री होगी, ये ऑर्डर 41 रूल 23 डिक्री नहीं है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। आसान है। अच्छा जी, तो इस तरीके से हो गया कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। तो इसमें कुछ लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा? लिखिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन लिखिए। नहीं यार, है, चुप रहो अभी, अभी थोड़ी देर धैर्य रखो। अब तुम, ऑर्डर डिक्री सेम नहीं होते हैं, बताऊंगा अभी, अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। अभी पहले चलने दो, ये तो भी काफी दिन चलेगी, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा इसी चैप्टर में। अच्छा चलिए, अ, साथ में पढ़ते रहो दाऊद, ऐसे काम चलेगा नहीं, घर पे भी पढ़ो, नहीं तो परेशान ही रहोगे तुम, कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए अच्छा, इंटरलोक्यूटर, इसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन लिखिए। लिखिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन इसमें लिखिए, देयर मस्ट बी अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट which passes the decree, which passes the decree, irrespective of the fact, irrespective of the fact whether whether an appeal, whether an appeal lies from such a determination or not, irrespective of the fact whether the appeal lies from such a determination or not। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा दिया है? कुछ नहीं लिखा है। सवाल इसका होगा कि क्या जो एडजुडिकेशन हुआ है, क्या उसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हुआ है? कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मतलब फाइनल डिटर्मिनेशन। अगर फाइनल डिटर्मिनेशन हुआ तब वो डिक्री है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है या नहीं हो सकती। अपील हो सकती है तो अपील होगी, नहीं हो सकती है तो भी वो डिक्री अपने आप में फाइनल बनी रहेगी। ठीक, चलिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। ऑर्डर 39 रूल 2, ऑर्डर 39 रूल 7, ऑर्डर 41 रूल 23, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर्स, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, बट दे आर नॉट डिक्री। ठीक है, अच्छा, अभी मैं कुछ एग्जांपल भी लिखाऊंगा, आपको परेशान मत होइए, और उसके बाद फाइनल लिख लीजिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिक्री मस्ट हैव अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल का मतलब बताओ, कल बताया मैंने, जल्दी बोलो अब, अगर नहीं बताओगे तो अब क्लास नहीं पढ़ाऊंगा आगे। अगर फॉर्मल का मतलब नहीं बताया है तो आगे नहीं चलेंगे।
नहीं, और कुछ बताओ। फॉर्मल का मतलब बताइए। नहीं, अभी फॉर्मल का मतलब मैंने क्लियरली बोला था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फॉर्मल का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रेस्क्राइब्ड। वेरी गुड शिवम। फॉर्मल का मतलब ही होता है प्रेस्क्राइब्ड। अब वो कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है? कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है डिक्री? पीयूष क्या उल्टा सीधा बोलते हो? ऑर्डर 7 रूल 1 तो प्लेंट के लिए है ना, डिक्री कहाँ से आ गई उसमें? फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड डिस्क्रिप्शन। तो कहीं प्रेस्क्राइब्ड है क्या? हाँ, प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे अब जल्दी से आप सभी लोग ऑर्डर 20 जरा देखिए, और वो कहता है डिक्री एंड जजमेंट पर। ऑर्डर 20 जरा अपने बेरैक में ओपन करें सभी लोग। ऑर्डर 20 देखिए, और उसका रूल 6 देखिए। ऑर्डर 20 रूल 6। ऑर्डर 20 रूल 6। दिखा? नहीं दिखा? हाँ, तकलीफ हो रही होगी ओपन करने में। होने दीजिए थोड़ी देर। ऑर्डर 20 रूल 6। देखो क्या लिखा हुआ है। कंटेंट्स ऑफ डिक्री। देख रहे हो ना? कहता है डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट। अभी बाद में पढ़ेंगे जजमेंट और डिक्री में क्या अंतर है। इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट। बता ही दिया, सूट में एक नंबर होगा। नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, देयर रिलीफ एंड अदर डिटर्मिनेशन। और इसके साथ तुमको पढ़ना है क्या? मैंने बताया था ना, अपेंडिक्स नंबर, अपेंडिक्स नंबर बी। नहीं पढ़ाया था? बताया था, लेकिन आप पढ़ते लिखते तो ही नहीं, ना आपने देखने की जहमत उठाई। उल्टा सीधा बताते हैं मुझको आप। ओपन करो अपेंडिक्स डी। डी फॉर डिक्री। दिखा? अपेंडिक्स डी डिक्री देखो। उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि ओ डिक्री इन ओरिजिनल सूट, इसी तरीके से लिखोगे। तो जब तुम जज बन जाओगे और डिक्री पास करनी होगी, तो कैसे पास करोगे? ऐसे ही पास करोगे जैसे लिखा हुआ है, क्लेम फॉर दिस। क्लेम फॉर का मतलब सूट का क्या था, किस बात का सूट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लॉट नंबर दिस। देखो, दिस सूट कमिंग ऑन दिस डे फॉर फाइनल डिस्पोजल। देख रहे हो ना? फाइनल डिस्पोजल वर्ड देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कि फाइनली डिस्पोज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस फॉर द प्लेंटिफ एंड फॉर द डिफेंडेंट। इट इज ऑर्डर्ड एंड डिक्रीड। देख रहे हो? इट इज ऑर्डर्ड एंड डिक्रीड। दिस ये फॉर्मेट है। नहीं होगा। और उस पर देखो नीचे लिखा हुआ है, गिवन नंबर, माय हैंड एंड सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की सील लगेगी, जज का नाम लिखिएगा, डेट लिखी रहेगी। सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज्यादा उसके चक्कर मत पड़ना, परेशान मत हो, जितना बता रहा उतना समझो। वो सूट का एक नेचर है जिसके हिसाब से डिग्री बदलती रहती है। देखा आप लोगों ने? ये फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देयर हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मेट? इफ यू गो बाय द ऑर्डर 20 रूल 6, it must be read with appendix D. Then you find that it is a decree. What is the format of decree? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? सबको समझ में आ रहा है ना? मेरा पूरा ध्यान मैसेज बॉक्स पर ही है, मैं खोल के बैठा हूँ, ऐसा मत समझना। और ये सिर्फ अभी को समझ में आ जाएगा उससे काम नहीं चलेगा, सबको समझ में आएगा। शिवम समझ में आ रहा है? श्वेता, दाऊद, और भी एक आध दो लोग हैं शायद। हम्म, चलिए।
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ऐसा करिए कि हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिक्री एंड व्हाट आर नॉट डिक्रीज, व्हाट आर द डिक्रीज एंड व्हाट आर नॉट डिक्रीज। एक्चुअली ये कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स में लिखा देता हूँ, जैसे कि आप डिक्री लिखेंगे तो उसके एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा कि डिक्री क्या है और क्या नहीं है। तो एक तरफ आप लिख दीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए इधर से कि डिक्री, और दूसरी तरफ लिखिए नॉट अ डिक्री, ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग एक क्या करते हैं कि इधर हम लोग शुरू कर देते हैं, इधर डिक्री लिख दो और इधर लिख दो नॉट डिक्री। समझे? तो अब डिक्री में हम पढ़ेंगे और फिर डिक्री के साथ फिर आगे हम, इस पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, चलो डिक्री में देखो, सबसे पहला लिखो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट, ABATEMENT, अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट समझते हो कि नहीं समझते हो तुम लोग? अबेटमेंट के बारे में ज्यादातर तुम्हें ऑर्डर 22 में मिलेगा मामला। कहां पर मिलेगा? ऑर्डर 22 में। ऑर्डर कहां पर? 22 में। ऑर्डर 22 में क्या है? अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब सूट को ही खत्म हो जाना, सूट का अब इनइफेक्टिव हो जाना। अबेटमेंट कई रीजन से हो सकता है, जैसे डेथ से भी अबेटमेंट हो सकता है। पार्टीज की डेथ हो गई, कोई अब उसको प्रोसीड करने वाला नहीं है, मैं अकेला था, मेरा कोई भी वारिस नहीं, मैं मर गया, सूट भी मर जाएगा, ऐसे जनरली सूट अबेट कर जाएगा। तो एक ऑर्डर ऐसा है जो अबेटमेंट ऑफ सूट के बारे में कहा जाएगा तो डिक्री हो जाएगी, क्योंकि अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाए। ठीक, इसी तरीके से पहला लिख लिया। दूसरा लिखो डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, 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 ये डबल आर ई। कोई अपील ले गए हो, उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, कहा कि टाइम खत्म हो चुका है, लिमिटेशन वाला हिस्सा है। डिक्री होगा ना, सब्सटेंटिव राइट को डिफाइन कर रहा है, हाँ डिक्री होगा। इसी तरीके से एक थर्ड लिखो, लिखो डिसमिसल ऑफ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, डिसमिसल ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ सूट। थर्ड लिखो डिसमिसल ऑफ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, फॉर वांट ऑफ एविडेंस। एविडेंस न होने की वजह से सूट का डिसमिस हो जाना, ये भी अपील, ये भी तो डिक्री होगी, क्योंकि जब मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो उससे क्या हुआ, सूट तो खत्म, डिसमिस कर दिया ना। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, इसको भी डिक्री माना गया है। इसी तरीके से आगे लिख लो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट due to non-payment of court fee, due to non-payment of court fee, due to non-payment of court fee। इसी तरीके से अगला देख लो, एन ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट टू बी मेंटेनेबल, किसी अपील को नॉन मेंटेनेबल कर देना, अपील में गया हो सो अपील को ही रिजेक्ट कर दिया, ये ऑर्डर भी डिक्री है। ऑर्डर होल्डिंग अपील, ऑर्डर होल्डिंग अपील मेंटेनेबल, ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉन मेंटेनेबल,
अरे दीक्षा, इतनी देर बाद। ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉन मेंटेनेबल लिखा यार। कोशिश किया कीजिए सीपीसी क्लास में रह लीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्लासेस होती हैं, बाद में बहुत परेशान हो जाओगे तुम लोग। हाँ, ये इतना आसान सब्जेक्ट है नहीं, थोड़ा सा मुश्किल करता है ये। चलो फिर एक और लिखो। एक्स पार्टी नहीं है यार, एक्स पार्टी डिक्री नहीं होती है। एक्स पार्टी जो है ऑर्डर होता है, जो डिसमिसल जो होते हैं ना, वो डिक्री नहीं मानी जाती है। उसमें कहा पार्टीज को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली, भूल गए क्या? डिटर्मिनेशन भी तो होना चाहिए। हम्म। उसके बाद देखो, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंट रिजेक्ट होने का एक ग्राउंड है, कॉज ऑफ एक्शन ना होना। लिख लीजिए, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। लिखा? क्लियर हो गया ना? कॉज ऑफ एक्शन नहीं जानते हो क्या तुम लोग? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है क्या कोई लीगल राइट वायलेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है लीगल वायलेशन ऑफ लीगल राइट। जैसे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग पढ़ाता हूँ, यही तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग पढ़ने आते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि दाऊद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, ये बहुत मुझसे नाराज है, इन्होंने कहा रोहित सर को आता कुछ नहीं है और बहुत समय खराब करते हैं, मैं इनकी कोचिंग बंद करा दूं। तो उसका तरीका इन्होंने क्या निकाला कि जो मेरे सामने एक कोचिंग खोल दी इन्होंने, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, और जानबूझ के फीस इतनी कम कर दी कि जिसपे मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। मेरे सारे बच्चे भाग गए दाऊद के पास। मैं कोर्ट जा रहा हूँ सूट फाइल करने के लिए। कॉज ऑफ एक्शन है ना, मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है, बिजनेस करने का राइट। ठप हो गया ना? अरे बोलो यार, तो कॉज ऑफ एक्शन है कि नहीं है? नहीं समझे क्या? छोड़िए। दाऊद कह रहे सर रोका थोड़ा है आपको, इनडायरेक्टली रोक तो दिया। उतने तो कैसे पढ़ाए, तुम्हारे पास है तुम पढ़ा देते हो, हम नहीं पढ़ा पाए। कुछ नहीं श्वेता, आसान है। मैं कह रहा हूँ कि कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा चलिए इसको थोड़ा और ही आसान एग्जांपल बना देते हैं। ये पेन मेरी है, ये पेन मेरी है, मैंने खरीदी है। अभी बस छोड़ दो, अभी उस एग्जांपल को छोड़ दो, दूसरा एग्जांपल लेंगे, थोड़ी देर बाद उसको बताएंगे दोबारा। ये पेन मेरी है और अभी को मैंने ये पेन दे दी। अभी ने कहा सर मुझे कुछ दिनों के लिए इस पेन की जरूरत है, मैंने कहा ले लो। एक हफ्ते बाद मैंने अभी से कहा अभी पेन दे दो। अभी ने कहा कौन सी पेन, मैंने तो उसको बेच दिया। कैन आई फाइल ए सूट? कोर्ट में जाओगे तो पहले कोर्ट यही पूछेगी ना कि व्हाट इज योर कॉज ऑफ एक्शन, क्या है आपका कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन से मतलब क्या होता है? लीगल राइट, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक। तो क्या ये पेन रखने का मेरे पास लीगल राइट था? यस ऑब्वियसली, इफ आई हैव परचेज्ड दैट पेन, दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड आई हैव एवरी राइट टू कीप दिस प्रॉपर्टी विद मी। दैट राइट हैज बीन वायलेटेड बाय अभी।
सो माई लीगल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, देयर इज अ जेन्युइन कॉज ऑफ एक्शन। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं श्वेता? मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, लीगल राइट पर फोकस करो सभी लोग। अब जरा हम लोग पीछे के एग्जाम्पल में जाते हैं जो मैंने आपको जानबूझ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। मेरी कोचिंग चल रही, ठीक बात है। अब कोई भी आ जाए, अभी आ जाए, दाऊद आ जाए, पीयूष आ जाए, कोई भी आ जाए, एनीवन कैन ओपन द कोचिंग। इट इज द स्किल दैट दे आर हैविंग। आई डू नॉट हैव दैट स्किल। उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी इस स्किल को लेने के लिए, मैंने वो मेहनत नहीं की है। इफ स्टूडेंट्स आर लाइकिंग हिज और हर क्लास and they are maintaining that class on very little fee, I am not able to sustain। ठीक है, मुझे इंजरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर क्या मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है क्या? लीगल राइट का वायलेशन का मतलब क्या? अब यहीं पर डाउट का क्वेश्चन आएगा कि सर आपको मना थोड़े किया। हाँ बिल्कुल सही बात। लीगल राइट क्या है? लीगल राइट का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस करने का राइट है। तो बिजनेस करने का राइट है तो मैं कर रहा था, अभी भी कर ही रहा हूं। अब तो बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है, मैं नहीं सस्टेन कर रहा हूं। तो क्या लीगल राइट का वायलेशन है? लीगल राइट का वायलेशन तो तब होता अगर दाऊद 10 लोगों को लेके आते, कहते कल सर यहाँ कोचिंग आपकी नहीं चलनी चाहिए। हमने कहा क्यों भाई, आप हैं कौन? उन्होंने कहा आप नहीं समझ रहे मैं कौन। मैंने कहा मैं समझ गया। उन्होंने कहा कल अगर कोचिंग खुली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। नाउ देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। नाउ देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, है ना? चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। तो इसी को हम लोग लिखते हैं। मैंने क्या आपको बताया, हाँ, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, इट इज आल्सो डिक्री। ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। अब समझ में आया श्वेता? अभी अभी जाने दो, जब से नहीं जुड़ी है उसे आगे पढ़ेंगे। डॉट का हिस्सा है, कंफ्यूजन कर रहा है ना? लिखा? अच्छा, अब दूसरी तरफ जो आपने लिखा हुआ नॉट अ डिक्री, उस पर लिखना शुरू कीजिए फटाफट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे देख ले सकते हैं हम लोग। चलिए, दाऊद ने जो एक पहला क्वेश्चन किया था उसी को पहले लिखिए, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। दोनों पार्टीज नहीं आई हैं, एक पार्टी को सम्मन नहीं इशू हो पाया है, कोई डिक्री नहीं। ये ऑर्डर हो सकता है पर डिक्री नहीं होगा, ठीक है। डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, क्यों? क्योंकि रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज पार्टीज को नहीं मिली। देखो, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। यहां तक हुआ? डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। अगला लिखो, ऑर्डर ऑफ रिमांड। बता ही दिया मैंने, ऑर्डर 41 रूल 23, ऑर्डर ऑफ रिमांड, वापस भेजना केस को, डिक्री नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिमांड। ऑर्डर ऑफ इंटरिम रिलीफ, दिस इज अगेन नॉट अ डिक्री, ऑर्डर ऑफ इंटरिम रिलीफ, वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग। इंटरिम रिलीफ क्या होती है सब मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया था इंटरिम रिलीफ का एग्जांपल, ऑर्डर 39, रूल 2, रूल 7 बता दिया है। रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देखिए, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट।
रिटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन, सॉरी, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट। ऑर्डर 7 रूल 10 है ये। एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कि तुम गलत कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि किसी सही कोर्ट में चले जाओ। ऑर्डर 7 रूल 10। एक और लिखो, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट की स्पेलिंग में लिख दे रहा हूं। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट। इसी तरीके से और देख सकते हैं हम लोग, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब आपको डिले हो गई है, आप कोर्ट में गए हैं और आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि डिले को कंडोन कर दीजिए, उस एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना भी डिक्री नहीं माना जाएगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे? कॉन्डोनेशन की स्पेलिंग बोल दूं क्या मैं? CONDONATION। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। या एक और लिख लो, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट। ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट। इसको बाद में पढ़ाएंगे ये सब। एक और लिखो, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। किसमें पूछ रहे हो दाऊद? किस पॉइंट पे पूछ रहे हो? डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। तुम्हारा देखा नहीं मैंने, अभी अभी नोट मैसेज देखा। किस पॉइंट पे पूछ रहे हो? रिटर्न ऑफ प्लेंट के लिए पूछ रहे हो क्या? टू प्रॉपर कोर्ट, इसको पूछ रहा हूँ, समझ नहीं पाए। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, अरे ये तो आसान है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्ट में तुमको जाना है, सपोज करो, अब उसका एक लिमिटेशन पीरियड है, मान लो लिमिटेशन पीरियड है 2 साल का। तुम पहुंचे हो 2 साल 6 महीने बाद, कोर्ट से तुमने कहा कि साहब हम एक जेन्युइन रीजन से नहीं आ पाए। कोर्ट ने कहा क्या रीजन था? आपने कहा साहब मैं बीमार था। कोर्ट ने कहा अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ बीमार थे, कहाँ एडमिट थे। तुम नहीं दिखा पाए, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। कहा कि नहीं, तुम्हारे सूट अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तुमने कोई जेन्युइन कॉज नहीं बताया। तो इस बेसिस पर क्या तुम्हारे राइट्स डिटरमाइन हो गए क्या? दूसरी एप्लीकेशन डाल दोगे, दूसरी एप्लीकेशन डाल दोगे कि साहब ये तो ये है हमारे पास ऐसा ऐसा। तीसरी डाल सकते हो, तुम्हारे राइट्स तो डिटरमाइन हो गए। और डिले से जो होगा, लिमिटेशन में बाद में पढ़ाएंगे, तो लिमिटेशन का जो पर्पस होता है ना, लिमिटेशन का हिसाब किताब दूसरा होता है। लिमिटेशन बार्स योर रेमेडी नॉट द राइट। बाद में इसको देखेंगे इस पॉइंट को। तो ये हो गया साहब, ठीक है। तो ये हो गया डिक्री के कुछ एग्जांपल, और कुछ हो गए नॉन डिक्री, जो डिक्री जिन्हें कोर्ट ने नहीं माना है अपने जजमेंट्स में। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। और इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ डिक्री। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लास के लिए। टाइप्स ऑफ डिक्री। कहां पर आप कह रही हैं? ये नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। हाँ समझ गया मैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। मैं बता रहा हूँ ना, उसका रीजन है कि स्टैट्यूटरी लिखा हुआ है कि ये डिक्री है। स्टैट्यूट नहीं मान लिया इसको डिक्री, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, लिखा हुआ है कि ये डिक्री है, और उसके अगेंस्ट एक सब्सिक्वेंट सूट फिर फाइल कर सकते हो, हालांकि इसको डिक्री माना गया है। चलिए, कुछ कोर्ट्स का डिसीजन है, कुछ स्टैट्यूटरी ही डिक्री मानी जाती हैं, और कुछ के पीछे कोर्ट का लॉजिक अलग अलग है।
पर हमने एक जगह पर इसको लिख लिया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिक्री, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल भी है वो, सभी लोग रहेंगे इसमें। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थोड़ी देर मिलते हैं।